ओके, पिछला जो हमारा क्लास था रिलेशंस एंड फंक्शंस का, उसमें हमने रिलेशंस को शुरू किया था और रिलेशंस के क्लासिफिकेशंस हम लोग कर रहे थे। और उसमें हमने दो टाइप ऑफ रिलेशन देखा था, एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक और था आइडेंटिटी रिलेशन था, और एक क्या था, हाँ एम्प्टी रिलेशन था। एक एम्प्टी रिलेशन था और एक आइडेंटिटी रिलेशन था। ये दोनों रिलेशंस हमने देख लिया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग फंक्शंस के तरफ चलते हैं। तो चलिए, एम्प्टी रिलेशन देख लिया था आपने, नॉर्मल डेफिनेशन पता है, एम्प्टी होता है रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता था, जिसमें कि सारे के सारे सेल्फ पेयर्स होते थे। जैसे कोई आर एक रिलेशन है, आर if R is a relation, या इसको कह दीजिए आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट A, दैट मीन्स क्या, देन इसका क्या मतलब है, सारे के सारे सेल्फ पेयर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। ये भी A, ये भी A, मान लीजिए A के अंदर A और B दो एलिमेंट्स है, A और B दो एलिमेंट्स है, तो A के साथ रिलेट होगा, B के साथ रिलेट होगा। तो R के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, A, B और B। सो दिस इज बेसिकली फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। तो यही होता था आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटी रिलेशन का एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इक्वलिटी। जैसे A हमेशा A के बराबर होगा ना, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन की तरह है, A बराबर A, B बराबर B। सो इक्वलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा तीसरा टाइप है रिलेशन का, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसको भी देख लेते हैं। आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा क्लास होगा। हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, फंक्शंस को थोड़ा समझेंगे, एंड दैट्स इट। रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका पूरा हो जाएगा। और फंक्शंस को डिटेल में हम लोग करेंगे जब कैलकुलस को शुरू करेंगे, जो कि बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। हाँ, ये क्लास ख़त्म होते ही कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग, और हो सकता है कि प्रॉब्लम्स कुछ 2-3 दिन बाद में देखें। उससे पहले हम लोग कल या परसों से यानी कि 10 है ना, कल 10 जून है कल, तो या तो कल से या 11 जून से हम लोग मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं। तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लग रहा है इसका इंक खत्म, चलिए कोई नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होता है, चलिए a relation R on a set A is said to be reflexive if every element is related to itself। अब ये डेफिनेशन देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन का भी तो यही डेफिनेशन था ना एक तरह से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका आइडेंटिटी रिलेशन से। अभी आप आगे देखेंगे कि कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। अब डेफिनेशन सिमिलर क्यों लग रहा है आपको, अभी यहाँ पे आप समझ जाइएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी रिलेशन आर किसी सेट ए पे रिफ्लेक्सिव कहलाता है अगर सारे के सारे एलिमेंट, जो ए में सारे के सारे एलिमेंट है, वो अपने आप से रिलेटेड हों। इसका क्या मतलब है, अब जो आइडेंटिटी रिलेशन होता था, याद करिए, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होता था ए
ए, यहां पे ए से रिलेटेड होता था, बी से रिलेटेड होता था, बस उसका यही डेफिनेशन था। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो जाएगा ना कि ए से रिलेटेड तो होगा ही और बी से रिलेटेड होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पे वो ए और बी ये तो होंगे ही, मतलब आर के अंदर ए और बी ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए, बट इसके अलावा भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकता है ए बी के साथ भी रिलेटेड हो, ए बी के साथ भी रिलेटेड हो, तो हो सकता है कि ए और बी हो सकता है कि बी ए के साथ भी रिलेटेड हो, तो ये भी हो सकता है कि बी और ए भी हो। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि सारे के सारे, जैसे किसी सेट में, जैसे यहां पे सेट ए हमारा एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप से तो रिलेटेड होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, तो उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जितने सारे सेल्फ पेयर्स हैं उस पर्टिकुलर सेट के, वो सारे के सारे सेल्फ पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि यहां पे आर हमने एक रिलेशन बनाया सेट ए में, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का सेल्फ पेयर्स होना चाहिए, यानी कि ए बी, उसके अलावा कुछ भी हो, कोई भी रिलेशन बने फर्क नहीं पड़ता है, बट ये दोनों, चूंकि यहां पे दो एलिमेंट्स है तो दो एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ दो सेल्फ पेयर्स बनेगा, तो ये दोनों सेल्फ पेयर्स होने चाहिए। उसी तरह अगर कोई एलिमेंट ए इज इक्वल टू है, मान लीजिए 1 2 3, तो आर के अंदर अगर रिलेशन आर ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव इफ 1 1 1 2, माफ करिएगा 2 2 3 3, और इसके अलावा कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने, 1 2 हो जाए 2 3 हो जाए, डजंट मैटर, बट ये तीनों तो होने चाहिए बिकॉज दीज थ्री आर सेल्फ पेयर्स। और स्ट्रिक्टली अगर यही तीनों होते, बाकी कुछ नहीं होता, तो वो हो जाता था आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन से भी अगर बाकी सारे के सारे पेयर्स हटा दिए जाए, सिर्फ सेल्फ पेयर्स को रखा जाए, तो वही बन जाता है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे के सारे सेल्फ पेयर्स होने चाहिए, बाकी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो, कैसे भी रिलेशन हो, बाकी तरह से भी उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, लेकिन सेल्फ पेयर्स वाला रिलेशन होना ही होना चाहिए, तो वो रिलेशन हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा से मैं बता देता हूं आपको। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element is related to itself। इतना ही लिखता हूं, बाकी आप एग्जाम्पल से समझ जाइए। चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि थोड़ा सा एरो डायग्राम से बता देता हूं, ये A है, ये भी A है, यहां पे A B और C है, यहां पे A B C है, सेम सेट है तो सेम एलिमेंट्स भी होंगे, तो ए के साथ भी रिलेटेड होगा, बी के साथ रिलेटेड होगा, सी के साथ रिलेटेड होगा, और बाकी कुछ भी रिलेशन हो सकता है कि ए बी के साथ भी रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर बी सी के साथ या बी ए के साथ रिलेटेड हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए आर इज इक्वल टू ए बी और सी और बाकी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं, इसीलिए यहां पे डॉट 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 मैंने दे दिया है, लेकिन ये तीनों स्ट्रिक्टली होने चाहिए। यहां लिख लीजिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलिए, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल है, अब आइडेंटिटी रिलेशन में हमने देखा कि इक्वल टू जो होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल एक बनता है, क्योंकि ए बराबर ए, ठीक है भाई, ए और ए सेम ऑर्डर, एक सेल्फ पेयर है, तो ए बराबर ए, जब कोई भी रियल नंबर
इक्वलिटी भी जब कहा जा रहा है तो इक्वलिटी ऑन रियल नंबर्स कहा जा रहा है, जैसे 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे a इज इक्वल टू a है, a का a के साथ रिलेशन, तो इसीलिए इक्वलिटी जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन होता है। और चूंकि यहाँ भी सेल्फ पेयर्स है तो इक्वलिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी एग्जाम्पल होता है, लेस देन और इक्वल टू भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल होता है। क्यों भाई? क्योंकि मान लीजिए a इज लेस देन और इक्वल टू a, क्या ये सही है? आपको इनइक्वालिटी में मैंने बताया था, याद करिए, जहां एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया है, एब्सोल्यूट वैल्यूज के कुछ इनइक्वालिटीज, वहां पे इनइक्वालिटीज का मतलब मैंने काफी अच्छे से समझाया है। तो a इज लेस देन और इक्वल टू a, ये इनइक्वालिटी सही होगा अगर a लेस देन, मान लीजिए x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी कि ट्रू होगा जब x लेस देन y होगा, उस केस में भी ये सही होगा, और x इक्वल टू y होगा, उस केस में भी सही हो जाएगा ये। तो a इज लेस देन और इक्वल टू a, इसका मतलब हमेशा a बराबर a तो होगा, ये तो हमेशा इसमें से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि a बराबर a है तो ये इनइक्वालिटी सही हो जाएगा, और a बराबर a है यानी कि सेल्फ पेयर्स अवेलेबल है, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, अपार्ट फ्रॉम इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सारे के सारे सेल्फ पेयर्स अवेलेबल होते हैं। सो अ रिलेशन R ऑन ए सेट A इज रिफ्लेक्सिव इफ इट कंटेन्स ऑल द सेल्फ पेयर्स, ठीक है, और यू कैन डिफाइन इट लाइक अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर रिलेशंस। भाई लेकिन सेल्फ पेयर वाला रिलेशन तो होना ही चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट डेफिनेटली रिलेट्स टू देमसेल्व्स, ठीक है। चलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल। अब हमारे पास एक और आता है जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। सो याद रखिएगा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो हमेशा A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A। हमेशा आपको पता था ये क्या होता था, इसका मतलब मैंने बताया था ना, जब किसी रिलेशन के अंदर मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर A B है, ठीक है, मान लीजिए किसी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर A B है, तो इसको हम लिखते हैं A रिलेशन B। इसका क्या मतलब है? A रिलेट्स टू B, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कब बनता है रिलेशन के अंदर? जब A B के साथ रिलेटेड होता है किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से या मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो इसीलिए इसको लिखते हैं A रिलेट्स टू B। इसको पढ़ते हैं हम लोग A रिलेट्स टू B, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए A relates to A for all A belongs to A apart from other relations, ठीक है। और आइडेंटिटी रिलेशन का स्ट्रिक्टली यही डेफिनेशन होता है, उसमें हम ये नहीं लिखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम अदर रिलेशंस, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशंस में सिर्फ सेल्फ पेयर्स होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेल्फ पेयर्स डेफिनेटली होना चाहिए और बाकी भी रिलेशंस हो सकता है, यानी कि बाकी के भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं अगर वो रिलेटेड हो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से, तो ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं है, वहां पे स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पेयर्स ही अवेलेबल होने चाहिए, बाकी कोई भी पेयर नहीं, बाकी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, माफ करिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन R on a set A is symmetric if
if all the elements of A are related both ways। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। सो मैथमेटिकली दो तीन तरीके से समझाऊंगा, एरो डायग्राम से भी और जो अभी सिंपल हमने सिंबल लिखा था उससे भी। क्या है इसका मतलब कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए रिलेट्स टू बी, A relates to B implies B relates to A। बोथ वेज क्या लिखा जा रहा है, बोथ वेज रिलेशन होना चाहिए। अगर A B के साथ रिलेटेड है तो B को भी A के साथ रिलेट होना पड़ेगा, यानी कि इसलिए R के अंदर A B है तो B और A को भी होना पड़ेगा। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू द सेट A। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, आपको बस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है, आपको डेफिनेशन को समझना है। जहां पे इसका काम आएगा वहां पे हम देख लेंगे प्रॉब्लम्स बनाते समय। चलिए, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक आता है एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन। एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन इसी का थोड़ा सा उल्टा होता है। वो क्या होता है कि अगर A रिलेटेड टू B है, A रिलेटेड टू B है तो B डज नॉट रिलेटेड टू A होगा। सबसे पहली चीज एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बता रहा हूं। और अगर A रिलेटेड टू B है, A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है, इसका यही मतलब है कि A बराबर B है, तभी ये है, अदरवाइज ये इस तरह से बोथ वेज रिलेटेड नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन? ये क्या होता है एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलिए, ये लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि ये याद हो जाएगा तो आपका ये भी हो जाएगा, इसीलिए। चलिए लिख लीजिए इसको, याद रखिए यहां पे ए बी और बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। लेकिन एंटाई सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी के साथ रिलेट है तो बी ए के साथ रिलेट नहीं होगा, और अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको भी देख लेते हैं। पांच, मैंने जानबूझ के एंटाई सिमेट्रिक को उतना डिटेल में नहीं बताया, सिमेट्रिक का उल्टा एंटाई सिमेट्रिक है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब डेफिनेशन है, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, ये सब आपको याद रखना है, मतलब मेमोराइज ठीक है, मेमोराइज करना चाहिए, बट इसको उस तरह से आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, रट नहीं सकते हैं। ये समझेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ जाएगा तो बस आपको देखते रहना है। ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट, इसका मेमोराइजेशन आपको उस तरह से करना है। वो नहीं कि रट रट के डेफिनेशन सिर्फ याद कर लें, इसको आपको समझना है। एक बार समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देयर आफ्टर यू आर नॉट डीलिंग विद इट एनी मोर।
यू नो द कॉन्सेप्ट देयर आफ्टर, ठीक है ना। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है भाई, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is transitive if for all a b belongs to a, for all a b belongs to a, ab transitive if for all AB belongs to A, if AB belongs to R and BC belongs to R, माफ करिएगा यहां पे एक और एलिमेंट ले दीजिए, ABC belongs to A, for all ABC belongs to A, if AB याद रखिएगा एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको मैं रिलेशन के फॉर्म में भी लिखूंगा, पहले ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आप समझ लीजिए। इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन AC डेफिनेटली बिलोंग्स टू R। अब रिलेशन के फॉर्म में भी समझ लीजिए, दैट इज इफ A रिलेट्स टू B and B relates to C, then A relates to C. For all A, B, C belongs to A. ठीक है, ये हो गया इसका, ये चीज हो गया इसका रिलेशन के फॉर्म में, रिलेशन के टिपिकल सिंबल में, और ये हो गया इसका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में डेफिनेशन। ये होता है ट्रांजिटिव। अब इसको आपको समझ लेना है, आपने समझ लिया तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। ये सिर्फ रटिए मत कि ये होता है, इस तरह से ऑर्डर पेयर काम करता है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां पे जाके फंस जाएंगे, क्योंकि आपने मेमोराइज करा है ना, इसलिए सिर्फ रटा है आपने। यू नेवर अंडरस्टैंड दिस, यू नेवर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। सो समझिए, उसके बाद खुद से मेमोराइज हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन उस समय होता है जब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, कोई रिलेशन जब ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, तो वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए उसको भी लिख लीजिए, डेफिनेशन बस याद रखिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या होता है? ट्रांजिटिव प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, सबसे पहले मान लीजिए कोई रिलेशन R है किसी सेट A में, तो वो इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव मतलब ये चीज तो होना चाहिए, यानी कि A, B और C तीन एलिमेंट्स अगर A में हैं और A, B और B, C R के अंदर हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर, डेफिनेटली ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही रिलेशन के अंदर होता है एलिमेंट्स, तो A और C भी R के अंदर हो। उसके अलावा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो A के अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि A, B, C तीनों एलिमेंट हैं, तो इन तीनों का अपने आप के साथ जो सेल्फ पेयर्स बनेगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी कि बोथ वेज रिलेटेड भी होना चाहिए, यानी कि अगर A B है तो B और A को भी उसके अंदर होना पड़ेगा। तो हो गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव तीनों होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहाँ पे हम लोग रिलेशंस को खत्म करते हैं। रिलेशंस हो गया आपका
रिलेशन एक कॉन्सेप्ट है टिपिकली, और ये कॉन्सेप्ट फंक्शन को समझने में काम आता है। वो इसलिए क्योंकि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। तो अब इतना करने के बाद चलिए हम लोग फंक्शंस को शुरू करते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग फंक्शंस में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 20 मिनट्स, क्योंकि मुझे बस फंक्शंस को आपको समझाना है कि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब रिलेशंस में आपने डोमेन, रेंज, इमेज, कोडोमेन, ये सारा कुछ देखा है कि किस तरह से क्या होता है। अब फंक्शंस में भी डोमेन, रेंज, रिलेशंस, इमेज, कोडोमेन, ये सारा कुछ होता है। व्हाई? बिकॉज जैसा कि मैंने कहा फंक्शंस इज ए टाइप, फंक्शंस आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फंक्शंस जो होते हैं रिलेशंस के ही टाइप्स होते हैं, इसीलिए यहाँ भी डोमेन, कोडोमेन, ये सारा कुछ होता है। बट इनको डिफाइन थोड़ा सा अलग तरीके से करा जाता है। रिलेशंस में आपने डोमेन देखा होगा, जैसे ए और बी, अगर ए से बी तक कोई रिलेशन है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी है, अगर ए से बी तक कोई रिलेशन हम लोग बनाते थे तो वहां पे ए जो है सी के साथ रिलेट करता था और ए ही डी के साथ रिलेट करता था, बी हो सकता था कि किसी के साथ रिलेट ना करे, तो उस केस में डोमेन होता था सिर्फ ए। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। फंक्शंस में आप देखेंगे कि ये पूरा जो सेट ए है ना, ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा, यानी कि सेट ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डोमेन होने ही होने हैं। लेकिन रिलेशंस में ऐसा नहीं जरूरी है, इट इज नॉट नेसेसरी इन रिलेशंस। रिलेशंस में हो सकता है सिर्फ ए ही, यही एलिमेंट डोमेन है, पूरा सेट ए नहीं हो। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा, आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन फंक्शंस। कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो रिलेशंस, फंक्शंस, सेट्स में तो आस्क मी। फंक्शंस, अब ये फंक्शंस क्या है? चलिए मान लीजिए ए और बी दो सेट्स हैं, एक्स वाई जेड, ए बी सी, ए बी और सी। यहां पे यही दोनों सेम सेट्स हैं, ए बी एक्स वाई जेड, ए बी सी, ठीक है? सेम सेट्स हैं दोनों, ए और बी, ए और बी। अब जैसा कि आप सबको पता है रिलेशंस क्या होता है, हमेशा मान लीजिए रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसा कि मैंने कहा है थोड़ी देर पहले और कहते आया हूं पिछले ही क्लास से कि फंक्शंस भी रिलेशंस के ही टाइप्स होते हैं, तो डेफिनेटली functions from a set A to a set B is also a subset of the Cartesian product of A cross B. Relations के अंदर एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स में होते थे, आपको पता है। फंक्शंस के अंदर भी हमेशा एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज फंक्शंस आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो फंक्शंस के अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर्स में होंगे, सिंगल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। चलिए अब ये मान लीजिए कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये मान लीजिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये हमारा हम फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी है। अब दोनों में मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, उससे डिफरेंस समझिए।
चलिए, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें, इन दोनों में कोई डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? आप नीचे देख पा रहे होंगे जो रिलेशंस है ए टू बी में, वहां पे एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो खाली है, और ये सारा कुछ एक्स ए के साथ रिलेटेड है। ऑब्वियसली किसी मैथमेटिकल एक्स ए के मैथमेटिकली जुड़ा हुआ होगा, ये किसी ना किसी फॉर्मूला से, उस तरह से किसी ना किसी। तो x a के साथ रिलेटेड है, y a के साथ रिलेटेड है और y b के साथ रिलेटेड है, बट z किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ये है फंक्शंस फ्रॉम a टू b। यहाँ पे a के सारे एलिमेंट्स b के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। a के सारे एलिमेंट्स b के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अ फंक्शन and why it is a relation। तो रिलेशंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, फंक्शंस के पास एक ही ऑप्शन है, और उसके पास ये ऑप्शन है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होना ही चाहिए। और एक और कंडीशन है, एक और यहां पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, यहां y a से भी रिलेटेड है, y b से भी रिलेटेड है, लेकिन यहां पे तीनों के तीनों एलिमेंट्स अलग अलग रिलेटेड है, x a के साथ, y b के साथ और z b के साथ। ऐसा नहीं है कि x a के साथ भी है, x b के साथ भी है, मतलब सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बस b के किसी ना किसी एक ही एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं। लेकिन रिलेशंस में ऐसा कोई बंधन नहीं है, रिलेशन में ऐसा कोई बाउंड नहीं है, ऐसा कोई भी बाउंडेशन रिलेशंस में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शंस इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। हो इस तरह का फंक्शन तो हो सकता है, माफ करिएगा, इस तरह का इसी शेप में कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन कोई भी फंक्शंस इस तरह का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो रिलेशंस ही होता है। लेकिन हो ऐसा भी हो सकता था कि ये जो रिलेशन है वो इसी तरह से रिलेटेड हो, और जब भी वैसा होगा तो वही बन जाता है फंक्शंस। तो आप फंक्शंस में देख रहे हैं कि ए फंक्शन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए रिलेटेड टू one and only one element of set B, या इस तरह से कह सकते हैं कि a function from a non-empty set A to a non-empty set B is a relation in which every element in set A is related to some element of set B, and an element in set A should not and must not related to two different elements of set B। ठीक है, कोई भी सेट A का एलिमेंट B के दो डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता है, तो उसी केस में उसको फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं पहले फंक्शंस, फिर आगे डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। A function from a set A, आप सेट A लिख सकते हैं या नॉन एम्प्टी सेट A लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं और सिर्फ सेट A लिख रहा हूं। फ्रॉम ए सेट A टू ए सेट B is a relation in which every
element in A is related to some element in set B, and no two elements in A and no elements of A is related to more than one element in B। पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। A function from a set A to a set B is a relation in which every element in A is related to some element of B and no elements of A is related to more than one element in B। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा एरो डायग्राम से बना लेते हैं। मान लीजिए A है, ये B है, यहाँ पे है X Y Z, यहाँ पे है A B C। ठीक है, Y इसके साथ हो सकता है, लेकिन X A के साथ हो गया तो काम खत्म इसका। अब X किसी और के साथ नहीं रिलेट कर सकता है, Y भी A के साथ रिलेट हो गया तो Y अब किसी और के साथ रिलेट नहीं होगा। मान लेते हैं Z C के साथ रिलेट है, इसका भी काम खत्म। नाउ इट इज नॉट एबल टू रिलेट टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, फंक्शंस को जनरली हम इस तरह से ये F के सिंबल से दिखाते हैं कि ये एक फंक्शन है। फंक्शंस का टिपिकली मतलब होता है क्या? एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें इनपुट और आउटपुट दो कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, और जैसे इसको फिगर से समझिए, ठीक है, ये है इनपुट और ये है आपका आउटपुट। ये है इनपुट और ये है आपका आउटपुट। अब इसमें एक इनपुट देंगे तो आउटपुट भी आपको एक ही मिलेगा, वही फंक्शंस का मतलब है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसमें एक इनपुट दिया x, तो आपको आउटपुट मिलेगा f(x). अब इस ये जो सिंबल है ये क्यों दिया जा रहा है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बस इतना याद रखिए कि फंक्शन एक तरह का रूल है। आपको याद है रिलेशंस के पहले क्लास में मैंने कहा था कि रिलेशंस भी एक तरह का रूल है, और वो ऐसा रूल है जो कि मैथमेटिकली दो एलिमेंट्स को रिलेट करता है किसी ना किसी फॉर्मूला से, किसी ना किसी कनेक्शन से। उसी तरह फंक्शंस भी एक रूल है। फंक्शंस को कहा जाता है कि मैप कर रहा है ए से बी में, या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ये भी कहा जाता है फंक्शन को। फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। आप इस तरह से याद रखिए कि फंक्शन इज ए रूल, क्योंकि रिलेशन भी एक रूल है। और वो रूल क्या होता है? वो रूल कोई मैथमेटिकल कनेक्शन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, उसी तरह से वो कनेक्टेड होता है। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे उस कनेक्शन के बारे में, फिर आप समझ जाइएगा। चलिए ठीक है, तो फंक्शन इज ए रूल in which you put an element inside the input and you get one and only one element as an output,
लेकिन रिलेशन में हो सकता था कि एक से ज़्यादा आउटपुट आपको मिले, हो सकता था ना, लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। फंक्शंस में यू आर ओनली गोइंग टू गेट वन आउटपुट, with one input you are only going to get one output, not more than one, and that is the speciality of functions. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं एक एक चीज को हम लोग। चलिए मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, और ये a है, ये एक फंक्शन है जो कि इन दोनों को रिलेट कर रहा है। ये सेट a है मान लीजिए, ये सेट b है। तो हम लोग इस कनेक्शन को इस तरह से दर्शाते हैं कि f x इज इक्वल टू a, और यही वो रूल है, इफ x इज इक्वल टू a, इफ एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a। इसको क्या रीड करेंगे, इफ एज ए फंक्शन ऑफ x और इफ इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो अगर x a के साथ इस तरह से रिलेट करता है तो ये जो फंक्शन होता है, इस रिलेशन को जो हम लोग फंक्शंस कहते हैं, तो ये जो फंक्शंस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इफ x इज इक्वल टू a, दैट इज इफ इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है कि आपने इस मशीन में, अब यहां पे वो इनपुट आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। ठीक है, यहां से आपको आउटपुट मिला, ये आपका इनपुट x आपने इसमें इनपुट किया, अब ये इफ x आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे ही ये क्या है, ये f है हमारा, ये क्या है, ये f है। दिस होल सिस्टम इज अ मशीन, दिस होल सिस्टम इज अ मशीन, एंड दिस मशीन इज अ रूल in which you put one input and you get one output fx। तो if में जैसे ही x रखा जा रहा है तो आपको मिल रहा है a। इस केस में, in this case a is called the image of x under f। a को क्या कहेंगे, image of x under f, and x is called the pre-image of a। x is called the pre-image of a। तो अब इमेज और प्री इमेज आप समझ गए, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जैसे कि x a y b एंड सो ऑन, तो फंक्शंस एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स कभी भी बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, पहला एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। पहला एलिमेंट इक्वल होने का क्या, क्योंकि रिलेशन में आप देख रहे थे रिफ्लेक्सिव हो रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है, उसमें सेल्फ पेयरिंग है। यहां पे उस तरह की चीजें हैं, यहां पे पहला एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का कभी बराबर नहीं हो सकता है, तभी तो वो फंक्शन कहलाता है ना। अभी आपने देखा कि ये हमेशा किसी b के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकता है, अब दूसरे के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स में किसी फंक्शन के अंदर पहला एलिमेंट, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से समझ लें कि इफ
इफ इज इक्वल टू एक्स ए वाई बी, ठीक है, देन x इज नॉट इक्वल टू वाई, x इज नॉट इक्वल टू वाई, कभी नहीं होगा ये, तभी तो ये फंक्शंस कहलाएगा। अब इसमें कितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हों, पहला एलिमेंट कभी भी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसको फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगा कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच नो टू एलिमेंट्स or in which no first elements of any ordered pairs are equal। ठीक है, और इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वैसे एरो डायग्राम से आपको पता चल गया है कि क्या है, तो एरो डायग्राम से जब पता चल गया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये डेफिनेशन आप कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि आपने रिलेशंस पढ़ा है। अगर आप रिलेशंस नहीं पढ़ पाते तो आपको ये पता ही नहीं चलता। आप भले ही एरो डायग्राम से देखते, लेकिन एरो डायग्राम से भी आप पहले रिलेशंस को जानते, तभी तो इसको समझ पाते ना, कि रिलेशंस भी एक चीज होता है, उसके बाद उसी का एक टाइप फंक्शन होता है, स्पेशल टाइप, जिसमें कि किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स बराबर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन रिलेशंस में ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है ए बी के साथ रिलेट हो और ए सी के साथ भी रिलेट हो, लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा। चलिए, सो देख लिया आपने, इसी तरह से फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा कि किसी भी इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते थे, या पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें कोई भी एक एलिमेंट डालिए, जैसे एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 1 रखिए, तो f1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 2 डालिए तो आपको f2 4 मिलेगा, इसी तरह। ठीक है, चलिए, इसको वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट कहते हैं, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। सो आई होप आप समझ गए होंगे फंक्शंस को अच्छे से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डोमेन, रेंज और ये सब कुछ देखेंगे। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन को करने से पहले, सबसे पहले हम लोग डोमेन और रेंज करते हैं, उसके बाद वैल्यू ऑफ ए फंक्शन करेंगे। ठीक है, डोमेन, रेंज and codomain of functions। डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी सबसे पहले जान लीजिए। मान लीजिए इफ कोई फंक्शन है, इफ फंक्शन फ्रॉम, जो डेफिनेशन लिखवाया था मैंने अभी फंक्शन का, उसी के नीचे इसको ऐड कर दीजिए। ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए to a set B is generally represented as if, इंक खत्म हो गया है, माफ करिएगा, मुझे ब्लू पेन का यूज कर रहा हूं। ठीक है, as if is a function from A to B and read as, लिख लीजिए इसको भी, and
वैसे तो मैंने मुंह से ही बोल दिया है, रीड एज f is a function from a to b. So this is the representation of a function. अगर रिलेशन के वे में इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब चलिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में पढ़ते हैं. अब चलिए यही सिंबल का आप लगातार यूज करूंगा. मान लीजिए कि f कोई फंक्शन है सेट a से सेट b से सेट b तक, मतलब a और ये b, इसके अंदर एलिमेंट्स है x y z, इसके अंदर एलिमेंट्स है a b c. ठीक है, ये फंक्शन है, याद रखिएगा. तो ये जो हो जाएगा, ये जो पूरा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन. रेंज क्या होता है हमारा रेंज क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स of A are called the range of f. रेंज ऑफ द फंक्शन. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए x a के साथ रिलेट है, y b के साथ रिलेट है, z भी b के साथ रिलेट है. तो डोमेन तो ये पूरा सेट हो जाएगा हमेशा के लिए. ठीक है, ये पूरा सेट जो है ये कहलाता है यहां भी कोडोमेन. ये रिलेशंस में भी कोडोमेन कहलाता था. लेकिन रेंज क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा जितने सारे ए के एलिमेंट्स के इमेजेस है ना, वही. अब इमेज कौन कौन सा है? इमेज वही तो एलिमेंट्स है ना जिसके साथ एक्स रिलेटेड है, जिसके साथ ए के एलिमेंट्स रिलेटेड है, जिनके साथ. तो कौन कौन एलिमेंट के साथ रिलेट है? ए और बी के साथ. तो रेंज क्या हो गया यहां पे? रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ए और b. अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो वैल्यूज ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, वही रिलेशंस हो जाए, वही रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं. चलिए अभी देखेंगे थोड़ी देर में हम. ठीक है, तो जितने सारे ए के अंदर के एलिमेंट्स के इमेजेस होते हैं, अभी इमेज के बारे में मैंने बताया, तो वो सारे के सारे इमेज जो होते हैं वही हो जाते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन. और ये पूरा सेट B क्या हो जाता है? कोडोमेन हो जाता है. तो इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम A to B, दैट मीन्स A इज कॉल्ड द डोमेन एंड B इज कॉल्ड द कोडोमेन. चलिए अब थोड़ा वैल्यू ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर से मैं आपको रेंज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना. सारे पेन के इंक खत्म हो गए. if is a function from A to B. ठीक है, मान लीजिए x है, ये मेरा y है. ठीक है, f इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इसको इसी x इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं y. मतलब क्या? इस मशीन में, इस फंक्शन में आपने x इनपुट दिया तो आपको मिला क्या? y. तो जो ये y है ना, ये y है, यही रेंज है. ये क्या है?
इसलिए वैल्यू ऑफ f at x is y। इसको क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ f at x is y। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं जनरली कि f इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y। अब ये जनरल वे में मैं वैल्यू ऑफ x कह रहा हूं। मान लीजिए कि a के अंदर एलिमेंट्स हैं जो x है, x जो है, अब x यहां एक जनरल टर्म है, x बहुत सारा कुछ हो जाता है। मान लीजिए a के अंदर आपका x है 1 2 3 है, ठीक है, a के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। अब देखिए एक चीज, a के अंदर क्या है 1 2 3, यानी कि x के जगह यहां पे a इज इक्वल टू जो x था, तो x के जगह ऑब्वियसली 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, वही इसका मतलब है। x एक जनरल सिंबल है, ठीक है। मान लीजिए f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, और ये जो मशीन f है इसको हमने डिफाइन किया कि fx इज इक्वल टू 2x। ये जो कनेक्शन हो रहा है वो इस फॉर्मूला के तहत हो रहा है। सो f इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब x के जगह क्या क्या है, x के जगह क्या क्या है 1 2 और 3, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, f1, x के जगह 1 रखा तो यहां भी x के जगह 2 रख दीजिए, तो आपको y कितना मिला, y का वैल्यू एक y1 मान लीजिए जो कि 2 मिला। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 2, याद रखिएगा फंक्शंस के अंदर वही वैल्यू पुट करेंगे जो डोमेन के अंदर है, दूसरा वैल्यू नहीं। ए हमारा डोमेन है तो डोमेन के अंदर जो जो वैल्यूज है वही वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो f2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो एक और y का वैल्यू मिल गया, मान लीजिए इसको y2 बराबर हमें 4 मिल गया। y3 एक और y का वैल्यू देख लेते हैं जो कि y3 होगा, तो f3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो गया हमारा 6। तो b के अंदर हमें क्या मिला 2 4 6, b के अंदर हमें 2 4 6 मिला। x के जगह हमें क्या मिल गया, x के जगह हमें क्या मिल गया 1 2 3, ये रखा हमने, x के जगह हमने रखा ये, ठीक है। चलिए x के जगह हमने ये सब रखा, जैसे ही 1 इनपुट मशीन में डाला तो ये जो मशीन है फंक्शन, इसने हमें रिजल्ट दिया 2 डाला तो 4 दिया, 3 डाला तो 6 दिया। तो ये किस तरह के फॉर्मूला से कनेक्टेड है, fx, ये जो मशीन है इस फॉर्मूला से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब चलिए, अब आपने देखा कि fx इज इक्वल टू y है, यहां पे इसको हम लिख देते हैं थोड़ा पलट के, y इज इक्वल टू fx लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, जो डोमेन का वैल्यू है ना वो हमने यहां पे कुछ रख दिया 1 2 और 3, लेकिन जो कोडोमेन में, अब यही चीज देखिए, कोडोमेन में जो भी वैल्यूज आया है कोडोमेन के अंदर, अब चूंकि ये तीनों ही रिलेटेड है तो जो ये 2 4 और 6 हो जाएगा यही हो जाएगा रेंज। जो वैल्यू ऑफ फंक्शंस जितने भी आते हैं वो सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शंस। और याद रखिएगा हमेशा रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। हो सकता है कि बी के अंदर और भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन रेंज सिर्फ 2 4 और 6 होगा, क्योंकि 2 4 और 6 ही ए के इन तीनों एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि 2 4 और 6 ही वो वैल्यूज हैं, वो आउटपुट हैं जो कि 1 2 और 3 x के जगह रखने पे आ रहा है, इसीलिए। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शंस। सो जितने भी फंक्शंस के वैल्यू होते हैं उन सारे वैल्यूज का जो कलेक्शन होता है ना वही हो जाता है रेंज। तो डेफिनेटली मान लीजिए रेंज एक सेट होगा जिसमें कि
सारे के सारे फंक्शन के वैल्यू होंगे, एक्स के वैल्यू एक एक करके रखने पे जो भी वैल्यू आया फंक्शंस का उसी का कलेक्शन हो जाएगा रेंज। तो यही रेंज होता है। अब एक चीज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है फंक्शंस में, उसी लिए मैंने ये चीज लिखा है। अब आपने देखा कि डोमेन मैंने अपने आप से 1 2 3 ले लिया, और जो भी मैंने डोमेन लिया है अब 1 रखूंगा तभी यहां पे 2 मिल रहा है मुझे। if x इज इक्वल टू 2x है, x 1 रखूंगा तो तभी यहां पे 2 मिल रहा है। ठीक है, x 1 रखा मैंने तभी यहां पे मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है 2। तो इसीलिए इसी कारण से ये जो x है ये हमारा हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है ये क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी थोड़ा सा कोडोमेन और रेंज के बारे में आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है मुझे। ये क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा x क्या होता है यहां पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y, माफ करिएगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि डोमेन के वैल्यूज को, x क्या है, डोमेन का वैल्यू है, इसके अंदर का a का वैल्यू है, तो जिस तरह से इस वैल्यू को रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रेंज और कोडोमेन का मैं कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर करूं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ fx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मान लीजिए ये एलिमेंट, ये सेट A है, ये सेट B है, इसके अंदर है। और अब एक फंक्शन को हम लोग थोड़ा जनरली डिफाइन करते हैं, इसको मिटाइए। मान लीजिए if एक फंक्शन है, if एक फंक्शन है जो कि 1 2 और 3 से लेके r तक, r यहां पे रियल नंबर्स है, यानी कि ये जो सेट है वो रियल नंबर के सारे सेट है, लेकिन डोमेन 1 2 और 3 ही है। तो B में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, R होंगे, और ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। और B में R है, बहुत सारे हैं, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3, बहुत सारे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ है B के अंदर। B एक ऐसा सेट है, डेफिनेटली B इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का ये एग्जांपल है। A के अंदर बस 1 2 3 है, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, या तो x इज इक्वल टू 3 आप रख सकते हैं। चलिए भाई, इसके अंदर R है, ये किसका सेट है, इसको मान लेते हैं R, B को R मान लेते हैं, और ये A हमारा सेट है। ठीक है, अब डोमेन के अंदर 1 2 3 3 ही वैल्यू है, तो हम x के जगह 1 रख सकते हैं, नहीं तो 2 रख सकते हैं, नहीं तो 3 रख सकते हैं, यानी कि 3 ही चांस है हमारे पास, एंड वी ओनली सब्स्टिट्यूट दीज 3 वैल्यूज। तो एक बार जब f1 रखेंगे इस फॉर्मूला में तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। फिर f2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 प्लस 1 बराबर 5। फिर f3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमें इसमें क्या क्या मिला, रिलेटेड क्या क्या मिला, 2 5 और 10। ये R है, इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन डोमेन को रखने से फंक्शन के वैल्यूज क्या आए हैं, 2 5 और 10, इसीलिए हमारा रेंज क्या हो जाएगा, range of function f is equal to a set in which the elements are 2 5 and 10। आपने देखा रेंज सिर्फ वैल्यूज ऑफ फंक्शंस है,
एट द पॉइंट्स ऑफ डोमेन्स। पूरा सेट नहीं है, पूरा सेट क्या कहलाता है, ये फंक्शन फ्रॉम सम सेट टू सम सेट। तो टू वाला जो सेट होता है वो हमेशा पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। तो हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा कोडोमेन ही हमारा रेंज हो जाता है, क्योंकि रेंज में वो सारे के सारे वैल्यूज इंक्लूड होते हैं जो कि कोडोमेन के अंदर होते हैं, लेकिन हर बार नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, यही आपको बताना था मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डोमेन रेंज हो गया फंक्शंस का, और आपको क्या करना है फंक्शंस में, रियल फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या होता है, और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। रियल फंक्शंस, हाँ चलिए लिख लीजिए फंक्शंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज सब कुछ रियल नंबर्स में ही आएगा। इफ डोमेन एंड कोडोमेन, कोडोमेन अगर रियल है तो डेफिनेटली रेंज भी रियल होगा। चलिए रेंज ही लिख लीजिए, एंड रेंज ऑफ a function are real numbers or the subset of real numbers, real numbers हो या real numbers का कोई सबसेट हो, जैसे कि इंटीजर हो, रेशनल नंबर्स हो, real numbers, then the function is called real functions, then the functions is called a real function। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है। चलिए ये हो गया रियल फंक्शंस के बारे में। आपको अभी इस लेवल पे रियल फंक्शंस के बारे में ही पढ़ना है। आप कैलकुलस में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे रियल फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शंस देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अब फंक्शंस हम यहीं तक रहने देते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, व्हाट फंक्शंस आर, हाउ फंक्शंस वर्क। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट फंक्शंस लाइक ग्राफ ऑफ फंक्शंस and types of functions like polynomial functions, sinum functions, greatest integer functions, least integer functions, trigonometric functions। वो इसलिए क्योंकि इसको हम जब कैलकुलस में, फंक्शंस चैप्टर कैलकुलस में भी है, पहला चैप्टर ही है, तो वहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इन सब का हमें काम है और वहाँ से फंक्शंस का हमेशा से आपको काम लगने वाला है। तो इसीलिए मैं इन सबको अभी फंक्शंस को यहीं तक कर रहा हूँ। बाकी फंक्शंस के जितने भी डिटेल्स हैं, जैसे ग्राफ ऑफ फंक्शंस है या टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया, मॉड्यूलस फंक्शंस हो गया, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो हम लोग कैलकुलस में जाके करेंगे। किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आपको बस इतना समझाना था मुझे कि फंक्शंस क्या होता है, रिलेशंस के साथ फंक्शंस कैसे डिफाइन किया जाता है, फंक्शंस किस तरह से रिलेशंस का एक टाइप होता है, तो ये सब कुछ मुझे आपको बताना था। तो दैट्स इट, ये सारा कुछ हो गया। अब वहाँ पे मैं फंक्शंस को शुरू करूँगा, तो वहाँ पे बाकी सारे के सारे फंक्शंस के डिटेल्स को हम लोग वहाँ पे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था 8 तारीख से क्लास फिर से शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को मैं कल ही आया था तो कल नहीं ले पाया क्लास, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए आज ले रहा हूँ। और अब
ये हो गया हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस भी हो गया, एंड मे बी फ्रॉम टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए, बहुत जल्दी इसके प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।